नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम भारत का इतिहास प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, हम उनको क्रम से उनका अध्ययन करेंगे। और विशेषतः तो ये टॉपिक जो है रीट और पटवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी आप राजस्थान का या फिर सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम दो, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे इतिहास है क्या। इतिहास है क्या, इतिहास शब्द जो है किन से मिलकर बना है, इतिहास जो है इस इतिहास का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अब इसके बारे में जानकारी देने से पहले हम इतिहास शब्द का जो है अर्थ जान लेते हैं। भी इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। देखो, इसको मैं दो टुकड़ों में भी बांट सकता हूँ और इसको मैं तीन में भी बांट सकता हूँ। मैं इसको तीन टुकड़ों में विभाजित करता हूँ। आपने दो टुकड़ों में तो पढ़ा होगा, मैं आज आपको इसको तीन टुकड़ों में विभाजित करके बताता हूँ। भी इतिहास जो है वो तीन टुकड़ों में बंटे तो क्या क्या शब्द जो है हमारे सामने आते हैं। तो पहली तो बात आती है इति। क्या है पहला शब्द, कौन सा निकल कर आता है? इति। इति धन, फिर है धन, फिर क्या आता है? आस। क्या आता है? आस। तो ये तीन शब्द जो है वो हमारे सामने आते हैं किसके रूप में? इतिहास के विभाजन या इतिहास शब्द के विभाजन के रूप में। इति जो है, इति शब्द जो हमारे सामने आया है, इस इति शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इति शब्द जो है वो इसका अर्थ होता है इस प्रकार। क्या अर्थ होता है? इस प्रकार। क्या अर्थ हो गया? इस प्रकार। है शब्द जो है, उस है शब्द का अर्थ होता है वास्तव में। क्या होता है? वास्तव में, या फिर कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा निश्चय ही। ठीक है, निश्चय ही। और आस शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? घटना का घटित होना। क्या होता है? घटना का घटित होना। तो ये जो इतिहास है, इस इतिहास को हमने तीन शब्दों में इसका विभाजन किया और तीनों शब्दों के मैंने आपको अर्थ बताए हैं। इति धन इस प्रकार, है धन वास्तव में या निश्चय ही, आस मतलब घटना का क्या होना? घटित होना। ये क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। परिभाषा आप इससे बना ही सकते हो, ठीक है, लेकिन इतिहास की परिभाषा देते हुए भी आपको तीन जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना है। तीन चीज़ों को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात, अगर आप इतिहास की परिभाषा दे रहे हो तो इतिहास में आप इतिहास है क्या, पहली बात तो यही आती है, इतिहास है क्या। इतिहास वही घटनाएं होती है जिनमें क्या हो? क्रमबद्धता हो। क्या हो? क्रमबद्धता हो। ठीक है, इतिहास कौन सी घटनाएं होती है? जिसमें क्रमबद्धता हो। ठीक है, क्या हो? क्रमबद्धता हो। दूसरी बात, इतिहास वही घटनाएं होती है जिसके साक्ष्य मौजूद हो। जिसके क्या मौजूद हो? साक्ष्य मौजूद हो। इतिहास वही घटनाएं होती है जिसके साक्ष्य मौजूद हो। ठीक है, अब जो है यह क्या है? इतिहास है। और इतिहास वह घटनाएं होती है जो मानव जीवन, किसको? जो मानव जीवन या भौगोलिक जीवन को क्या करे? प्रभावित करे। भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे। मैं बार बार एक ही उदाहरण लेता हूं इसके अंदर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसने मानव जीवन को भी प्रभावित किया, भौगोलिक जीवन को भी प्रभावित किया, और उसके हमारे पास क्या मौजूद है? साक्ष्य भी मौजूद है। और क्रम से अगर हम घटनाओं को पढ़ेंगे, वही क्रमबद्ध जो घटनाओं का अध्ययन है वो आपके क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। ठीक है, और अब जो है जिसके बात आती है कि जिसके साक्ष्य मौजूद हो। अब साक्ष्य की बात आ गई तो हमें साक्ष्य का भी तो ध्यान होना चाहिए। तो इतिहास जो है, इतिहास के जो साक्ष्य हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इतिहास में जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य को कितने प्रकारों में डिवाइडेशन किया गया है? तो साक्ष्य वो कितने प्रकार के होते हैं आपके?
3 प्रकार के, वैसे 2 प्रकार भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे का ही भाग जो है वो तीसरा बांट लिया गया। किस तरह से मैं आपको बताऊंगा। पहला जो है, पहले साक्ष्य होते हैं कौन से, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, कौन से साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। पहले साक्ष्य कौन से हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। और उसके बाद में आपके कौन से हैं, साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, कौन से साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्य। और इसी तरह से अगर मैं तीसरी बात करूं तो वो कौन से साक्ष्य हो जाएंगे आपके, विदेशी विवरण। कौन से साक्ष्य हो जाएंगे, विदेशी विवरण। तो ये जो है साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्य हैं और विदेशी विवरण है। अब तीनों के अंदर आता क्या क्या है, अरे अलग अलग देखें तो तीनों में आता क्या क्या है। अब देखो पुरातात्विक जो है, इसके अंदर जो भी हमें जिस प्रकार के, जैसे मान लो क्या प्राप्त हुए हैं, अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं, अभिलेख। तो ये किस में आते हैं, आपके पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। अभिलेख भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे इसका डिवाइडेशन आप शिलालेख, यही इसका जो है अभिलेखों में आते हैं। स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, मुद्रा लेख है, ये किस में आते हैं, आपके इन्हीं में ही आते हैं, पुरातात्विक में, या अभिलेख के भाग है। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें कह सकते हो क्या, भित्ति चित्र। क्या नाम आता है, भित्ति चित्र। तीसरे इसी में ही पुरातात्विक साक्ष्य कौन सी हैं, सिक्के। कौन से, सिक्के। इसी के अंदर ही आता है मंदिर या स्मारक। क्या आता है, मंदिर या स्मारक। ठीक है, मंदिर या स्मारक भी किस में आता है, इसी में ही आता है, पुरातात्विक साक्ष्य में ही आता है। ठीक है, इसी के अंदर ही जो है आते हैं आपके मृद भांड। क्या आते हैं, मृद भांड, जो हमें किसके बारे में जानकारी दे, इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अब ये जो है ये किस प्रकार के साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ठीक है, दूसरी बात साहित्यिक साक्ष्य। अब साहित्यिक साक्ष्य भी 2 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में, 2 भागों में बांटे गए हैं। अगर इन साक्ष्यों का आपको क्रम से अध्ययन करना है तो मैंने कल एक क्लास 12 के प्रथम अध्याय, ठीक है, तो उसका मैंने एक वीडियो डाला है, उसके अंदर मैंने ये सारा डिटेल से बताया, आप वहां से भी पढ़ सकते हो इसको। तो अब जो है साहित्यिक जो है, साहित्यिक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से, धार्मिक। ठीक है, धार्मिक साहित्य जिसमें क्या आते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथ आते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या आते हैं, धार्मिक ग्रंथ। और दूसरे जो साहित्यिक में क्या आते हैं, धर्मेतर साहित्य। किस प्रकार के साहित्य, धर्मेतर। ठीक है, भी धर्मेतर में क्या आता है, धार्मिक ग्रंथों के अलावा जो ग्रंथ हमारे भारत के इतिहास की जानकारी देते हैं, धार्मिक ग्रंथों के अलावा। ठीक है, क्या कि धार्मिक ग्रंथों के अलावा जो ग्रंथ किसकी जानकारी देते हैं, भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके धर्मेतर साहित्य कहलाते हैं। किस प्रकार के साहित्य कहलाएंगे, धर्मेतर साहित्य कहलाएंगे। तीसरा जो आता है वो कौन सा है, विदेशी विवरण। मतलब जो विदेशी यात्री आकर भारत के बारे में जिन्होंने वर्णन किया अपनी पुस्तक के अंदर, वो विदेशी विवरण है। जैसे मेगस्थनीज ने भारत के बारे में लिखा, किस में लिखा, अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। ठीक है, इसी तरह से फायान है, कौन, फायान चीनी यात्री था, ये भी आया था, इसने फो कुओ की नाम का ग्रंथ लिखा है जिसमें भारत का वर्णन मिलता है। तीसरा जो व्यक्ति है हवेनसांग या हवेनच्वांग, ये जो है ये भी इसने भी एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है, सीयू की। इसमें भी हमें क्या है कि भारत के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ये क्या है, इतिहास को जानने के साक्ष्य हैं। अगर आप लिखना चाहो तो इसी तरह से लिख सकते हो भी, इतिहास क्या है, 3 शब्द हैं विशेष प्रकार के, कर्मपत्ता हो, साक्ष्य मौजूद हो, जीवन या भौगोलिक जीवन से प्रभावित हो। इसके जो साक्ष्य है पुरातात्विक है, साहित्यिक हैं और विदेशी हैं। ठीक है, और इसमें भी 2 भाग हैं, साहित्यिक, धार्मिक और धर्मेतर। इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब जो है इतिहास को अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है,
इतिहास जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। तो आप नाम लिख दीजिए इतिहास, और इतिहास के जो 3 भाग हैं वो देखो कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, पता है किसी को 3 भाग कौन कौन से हैं? देखो, एक काल आता है जिसका नाम आता है आपके प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल नाम आता है, नाम सुना होगा आपने, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, कौन सा काल है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा जो काल नाम आता है जिसका नाम है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या नाम आता है, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा जो है भाग जो है इसका वो है इतिहास या ऐतिहासिक काल। इतिहास भी कह सकते हो आप इसको, आधुनिक या वर्तमान इतिहास भी कह सकते हो, आधुनिक भी नाम आ सकता है। ठीक है, आधुनिक या वर्तमान इतिहास भी कह सकते हो। तो इतिहास जो है उसको 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा कौन सा है, ऐतिहासिक काल या इतिहास या आधुनिक, या फिर मैंने एक नाम और बताया था आपको, कौन सा, वर्तमान इतिहास। तो इस तरह से इतिहास को हम कितने भागों में पढ़ते हैं, 3 भागों में। सबसे पहली बात तो आपके सामने है प्रागैतिहासिक काल क्या है। क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है। ठीक है, तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है वह काल जिसके अंदर हमारे पास किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो वो कौन सा काल कहलाएगा, प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और क्योंकि फिर जानकारी कैसे मिली, जानकारी जो है वो किससे मिली है, हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से, या फिर मैं यूं बात करूं कि अठ जी का अपन बांडा बर्तन मिले है नी, वे बांडा बर्तन ही आपने किया है प्रागैतिहासिक काल की कह दिवे अपन जानकारी दिवे। ठीक है, जिका अपन अठ के मिलिया है, उपकरण मिलिया है, जी हाँ, मान लो लोटियो मिल गयो रे कोई। ठीक है, तो इसी तरह से जिसको आप मृद भांड वगैरह कह सकते हो वो मिल गए, तो पुरातात्विक साक्ष्य है। ठीक है, किसी प्रकार की मोहरें वगैरह प्राप्त हो गई है, ये जो है ये हमें क्या करते हैं कि इस काल की क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमने किस काल का पता लगाया है, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा काल है आपके सामने कौन सा, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में देखो क्या है, इसके अंदर हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं। क्या है, लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक है, इसमें तो उपलब्ध नहीं थे, इसमें लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं, किंतु उन्हें जो है पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सकता, क्या सका, अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, वो किस में सम्मिलित होंगे, आद्य ऐतिहासिक में, और इसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो आपके आता है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा उदाहरण आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ किताबों में वैदिक सभ्यता को भी सम्मिलित किया गया इसके अंदर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और ये जो है तीसरा काल, ठीक है, और इसके जो है हमारे पास इस काल में लिखित साक्ष्य क्या हैं, लिखित साक्ष्य हमारे पास इस काल के क्या हैं, मौजूद हैं। लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, लिखित साक्ष्य मौजूद है, उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। तो ये जो है ये 3 बातें जो हैं हमने इसमें देखी है। इतिहास 3 भाग हो गए, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, किंतु लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसमें जो है जानकारी मिलती है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए मैंने आपको एक सभ्यता बताई है जिसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात आती है कि 1842 में क्या हुआ था, कि कब की बात कर रहा हूं मैं, 1842 के अंदर
कब? 1842 ईस्वी की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। 1842 ईस्वी के अंदर एक राज्य है जिसका नाम क्या है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है, कर्नाटक का एक जिला है, कर्नाटक का जिला है जिसका नाम है रायचूर। कौन सा जिला है? रायचूर। और रायचूर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है लिंगासुगर। गांव का नाम क्या है? लिंगासुगर। यहां जो गांव है, यहां पर कुछ हमें क्या मिले? पाषाण के जो है औजार मिले, या फिर कह सकते हो पाषाण कालीन क्या प्राप्त हुए? हमें औजार मिले हैं। ठीक है, पाषाण कालीन क्या प्राप्त हुए? औजार मिले हैं। जिसमें पाषाण कालीन औजारों में देखो क्या क्या चीजें हैं। जैसे हमें पत्थर जो है, पाषाण पत्थर ही होता है, पत्थर के तीर फलक मिल गए। तीर फलक जानते हो? पत्थर के तीर फलक मिल गए हैं। छुरे, छुरे, वेदरणी, ऐसी चीजें जो है हमें पत्थर से बनी हुई मिली है। गंडासा, गंडासा जानते हो ना? हाँ, गंडासो, सिर फोड़ने वास्ते हुए, सॉरी सिर बढ़ने वास्ते हुए। ठीक है, ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमें क्या है कि यहां से प्राप्त हुई। इसी आधार पर हमने इस जो प्रागैतिहासिक काल को है भी 1842 में कर्नाटक के रायचूर लिंगासुगर नामक स्थान पर पाषाण कालीन कुछ औजार मिले, जैसे पत्थर के तीर फलक है, छुरे, वेदरणी, गंडासा इत्यादि हमें प्राप्त हुए, जिससे हमने इसके आधार पर इस संपूर्ण काल को क्या कहा? हमने इसको नाम क्या दे दिया? पाषाण काल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया हमने इसको? पाषाण। इस संपूर्ण काल को हमने क्या कह दिया? पाषाण काल नाम दे दिया। ठीक है, अब हम धीरे धीरे क्या है कि पाषाण काल का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है पत्थरों का युग। पाषाण काल का अर्थ क्या होता है? पत्थरों का युग। ठीक है, पत्थरों का युग क्या कहलाता है? पाषाण काल। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता गया तो इसमें भी अलग अलग उपकरण हमें प्राप्त होते गए। पाषाण काल के अंदर भी कुछ थोड़े प्राचीन जानकारी मिलने लगी, कुछ धीरे धीरे उनका जीवन जो विकसित हुआ तो उस विकसित जीवन की हमें जो है धीरे धीरे जानकारी प्राप्त होने लगी। अब इस पाषाण काल को भी जो है अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जिस प्रकार जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं भी पाषाण काल को किस किस भागों में बांटा गया, तो पाषाण काल को एक तो बांट दिया गया किसमें? पहला भाग जो है वो क्या नाम दे दिया गया? पूरा पाषाण काल। क्या कह दिया गया? पूरा पाषाण काल। ठीक है, पहला भाग जो है उसको क्या कह दिया गया? पूरा पाषाण काल। दूसरा जो भाग है उसको क्या नाम दे दिया गया? मध्य पाषाण काल। क्या नाम दे दिया गया? मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो भाग है उसको, या पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और कौन सा है? नव पाषाण। नव पाषाण काल। क्या नाम दे दिया गया जो है? नव पाषाण काल। इस तरह से इसको कितने भागों में बांट दिया गया? तो 3 भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। अब बात आती है कि ये जो पाषाण, पूरा पाषाण है, ये क्या है? ठीक है, ये किसके आधार पर बांटा गया 3 भागों को? ये भी तो प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, वैसे कोई नॉलेज के लिए पूछ ले, मान लो पेपर में ऐसा प्रश्न नहीं आए, नॉलेज के लिए पूछ ले, तो विद्यार्थियों क्या ध्यान रखना है आपको ये बताना है कि औजार जानते हो ना? औजार, हाँ, अलग अलग जी का औजारांगी जी की बनावट ही नहीं भी बनावट के आधार पर पाषाण काल ने 3 भाग बांटे है भी। पहला जी है, मान लो पहला कुल्हाड़ी मान लो बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी बनी होती है, ऐसे मान लो इतनी बड़ी बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला तो उन्होंने उसका आकार धीरे धीरे क्या कर दिया? छोटा कर दिया। जी हाँ, उदाहरण ही दूं मैं आज के जीवन को। जी मान लो आपने आटा पीसने वाली चक्की है ना, तो पहले जो है मतलब अपने क्या करते हैं उसके अंदर चीना वगैरह, दाल वगैरह कोई पीसनी हुए तो भी आटा पीसने वाली चक्की पिसानी, औजार के वो बहुत बड़ो है भी। पहला ही तो पतो को नहीं हो, तो ठीक है, विकसित को नहीं हो क्षेत्र, तो वो किंग में ले लियो आप पूरा पाषाण में। धीरे धीरे मिक्सी आ गई तो भी ने आपने वो आकार भी किया है कि और छोटो हो गयो, तो वो भी किंग में ले लियो आपने मध्य पाषाण में। धीरे धीरे काल ने कोई और आ जी, मानसिक छोटी सी सुई जिडी कोई चीज आ जी सी बीऊ पीसण लाग जैसी, तो ओ की है किंग में ले ले नव पाषाण। भी जी की औजारांगी जी की बनावट है भी, बनावट के आधार पर आप पाषाण काल ने कितना भागा में बांटे है? 3 भागा में बांटे है। ठीक है, औजारों की बनावट के आधार पर हमने पाषाण काल को कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में किया कि एक तो पूरा पाषाण है, दूसरों किसो आ गयो? मध्य पाषाण।
अब पूरा पाषाण जो है, इस पूरा पाषाण में जो पहली बात तो क्या मानी जाती है, मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। पूरा पाषाण में सबसे पहली बात मानव की क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। और इसमें जो मानव की स्थिति थी, वो मानव की स्थिति कैसी थी, मानव कैसा था, दयनीय था, ठीक है भाई। बिन इतो ज्यादा नॉलेज को नहीं मेरे लेते, सॉरी कोई बात नहीं। मानव की उत्पत्ति जो है वो उसमें कैसी जो है इस पूरा पाषाण काल में मानी जाती है, और मानव की स्थिति यायावर या कह सकते हो दयनीय थी, ठीक है। और इस काल में जो है आदि मानव का जीवन कैसा था, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। आदि मानव जो है वो कैसे कार्य करता था, शिकार करता था, ठीक है। आदि मानव शिकार करता था, लेकिन शिकार के लिए इसने किसका निर्माण किया था, पत्थरों के औजारों का निर्माण किया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। शिकार के लिए किसका निर्माण किया, पत्थरों के औजारों का निर्माण किया, और जिसका आकार क्या था, मैंने बताया ना, चक्की का उदाहरण लिया, बहुत बड़ा था, ठीक है। जिसका क्या आकार क्या था, बहुत बड़ा था, तो ठीक है ध्यान रखना। और आदि मानव के द्वारा, आरएस में प्रश्न आया हुआ है ये, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है किसका निर्माण किया गया था, तो हैंड हैक्स का निर्माण किया गया था। अब हैंड हैक्स जो है इसको हिंदी में आप कह सकते हो हस्त कुठार, क्या कह सकते हो, हस्त कुठार का निर्माण किया गया था। देखो पूरा पाषाण में क्या पढ़ा, मानव की उत्पत्ति और मानव की स्थिति कैसी थी, दयनीय थी, शिकार करता था, पत्थरों के औजारों से करता था, और हैंड हैक्स जो है सर्वप्रथम जो है इसने किसका निर्माण किया था, तो यहां लिख सकते हो आप सर्वप्रथम निर्माण, ठीक है। किसका निर्माण किया इसने, हैंड हैक्स या हस्त कुठार का क्या किया था, निर्माण किया था। एक चीज ध्यान रखना, पूरा पाषाण काल में जो मानव है वो समूह में निवास नहीं करता था, समूह में निवास नहीं करता था, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और केवल एक तरह से आप कह सकते हो उपभोक्ता मात्र ही था, जो वस्तुओं का क्या करता हो, अंतिम उपभोग करता हो, वही था इसके अंदर, ठीक है। उपभोक्ता मात्र ही था। पूरा पाषाण काल मानव की उत्पत्ति, शिकार, पत्थरों के औजारों से सबसे पहले किसका निर्माण किया, हैंड हैक्स या हस्तकुठार, समूह में निवास नहीं करता था, अर्थात एक तरह से मानव कैसा था, उपभोक्ता ही था, मानव कैसा था, उपभोक्ता ही था। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब आगे जो बात आती है वो किस काल की आती है, मध्य पाषाण काल की। अब मध्य पाषाण काल की मैं बात करूं तो पहली बात तो आई आवे कि मनुष्य जी को है समूह में रहने लाग्यो, समूह में रहने लगा, जो मानव है वो समूह में रहने लग गया था इस काल में, ठीक है। मानव किस में रहने लग गया था, समूह में रहने लग गया था। और एक बहुत ही फूटरो काम सीख लियो मनुष्य के करनो, पशु पालन, डांगरान पालनो, ठीक है। किसो काम सीख लियो, डांगरान पालनो, डांगर जानो नहीं, हाँ घरे बंदे डाउसी। तो इसमें जो है, और सर्वप्रथम इसने जो पालतू पशु बनाया था, पालतू, पालतू हिंदी कम है भाई, मैंने पालतू जी को पशु बनायो, वो गंडक, सॉरी गंडक को पहले ये कहा जाता था सवान, क्या कहा जाता था, सवान, कुतियो, ठीक है। तो सारों पहला जी को पालतू बनायो, वो किन बनायो, सवान या कुत्ते को बनाया था, किसने, मनुष्य ने। अब जो है इस मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में औजारों का आकार भी कैसा हो गया था, औजारों का आकार थोड़ा सा क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। औजारों का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। और जो औजार छोटे थे उनको इन्होंने सूक्ष्म पाषाण, इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है, सूक्ष्म पाषाण कह सकते हो। कई बार की अंग्रेजी में पूछ लिए तो अंग्रेजी में याद रखने थे, ठीक है। के मैक्रोलिथस का अंग्रेजी में क्या है, मैक्रोलिथस, ठीक है। समूह में रहने लग गया, पशुपालन, पालतू, ठीक है। पालतू जी को जानवर है वो सवान, सवान मतलब कुतियो। औजारों का आकार कैसा हो गया, छोटा, ठीक है। सूक्ष्म पाषाण, मैक्रोलिथम। तो ये जो है ये किस की विशेषता आ जाएगी, आपके मध्य पाषाण काल की क्या जाएगी, विशेषता। तीसरा जो काल है वो क्या है, नव पाषाण काल। अब पहली बात तो वो क्या है कि मांस खानतो नहीं इंसान, वो काचो खानतो तो यहाँ स्वाद कौन लागतो, ठीक है, अच्छो कौन लागतो। तो क्या एक दिन बतावे कि जंगल में आग वगैरह लाग गई, आग लाग गई तो माँ बिंग अंदर जानवर कई बड़गे मर गया। तो बिंग माँ की है कि जिको
जानवर बिंगमा मरिया तो बांगो मांस जो है वो एक दिन आदि मानव खायो तो वो लाग्यो स्वाद, स्वाद लाग्यो तो वो आग को बन एक तरह के कर दियो आविष्कार कर दियो। ठीक है, आग को आविष्कार मतलब कि कभी मुख्य उद्देश्य के हो आग को, एक तो उद्देश्य हो गयो भी जानवर यूं डरा, आग डरता जानवर, तो आग से स्वयं जो है आग से एक तो इन्होंने जो है क्या पकाना प्रारंभ कर दिया, मांस पकाकर खाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे ये आग ही ऐसी जो उस समय चीज थी जो कि किनको मानव को जानवरों से सुरक्षित रख सकती थी। तो आप इसे कह सकते हो क्या किया गया इस काल में, आग का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया गया, आग का आविष्कार। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसी के अंदर ही आएगी कि इनकी जो बसावट है वो कैसी हो गई, स्थायी। कैसी बसावट हो गई, स्थायी। पहला घुमक्कड़ हो, ठीक है, हाँ, नदी में तिरगे कदी न उड़ जातो और धीरे धीरे के करने लाग्यो, जिया मान लो जंगल वगैरह आग के कारण साफ हो गया तो खेती बाड़ी का काम भी करने लाग्यो। ठीक है, बे जानवर घनकरा सा भी जानता रहा तो खेती बाड़ी को काम भी करने लाग्यो। और आप कह सकते हो खेती बाड़ी क्या, कृषि के साक्ष्य जो है किस काल के मिले हमें, नवपाषाण काल के। अब भाई किस कृषि खेत जोतने वास्ते अपन के चाहिए, बैलगाड़ी चाहिए, बैलगाड़ी चाहिए। तो बैलगाड़ी चाहिए तो बिंगमा सबसे पहली बात तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो के चाहिए अपन, पहिया चाहिए। तो मनुष्य ने किसका आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार भी किस काल में माना जाता है, नवपाषाण काल में माना जाता है। ठीक है, और इस नवपाषाण काल को एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है इस काल का जो है, ये जो चीजें हैं पहिए का आविष्कार वगैरह, ये जो मैंने आपको बताया है, सबसे क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है। सबसे क्रांतिकारी क्या माना जाता है, आविष्कार। ठीक है, पहिए का आविष्कार इस काल का क्या माना जाता है, सबसे क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है। ठीक है, और आदि मानव ने सर्वप्रथम, ये भी बात आती है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम धातु के रूप में, किस रूप में, धातु के रूप में कौन सी वस्तु प्रयोग में ली थी, तो तांबा। ठीक है, धातु के रूप में सर्वप्रथम किसको प्रयोग में लिया था इसने, तांबा। तो आप लिखना चाहो तो एक बार लिख सकते हो, फिर मैं आगे बताता हूं, थोड़ा सा रह गया इसके बारे में। ठीक है तांबा। और इसके बाद में जो है अगर हम बात करें तो इसने अनाज भंडारण हेतु, किसने, मानव ने, पेज संख्या लिख देता हूं मैं आपको, ये पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा भाई, पीडीएफ के रूप में मैं सारा उपलब्ध करवा दूंगा जैसे मैंने इस पर लिखा है वैसे वैसे ही। ठीक है, तो अब इसके बाद में अनाज भंडारण हेतु जो मानव ने क्या बनाए, मृद भांड बनाए। यहां लिख लीजिएगा उसी काल में कि अनाज भंडारण हेतु, किसके लिए, अनाज भंडारण हेतु मानव ने क्या बनाए, मृद भांड। ठीक है, किनका निर्माण किया मानव ने, अनाज भंडारण हेतु किनका निर्माण किया, मृद भांडों का निर्माण किया। किसने, मनुष्य ने। अब इसके बाद में पहले जो हमने पढ़ा था कि जो मानव है वो कैसा था, सिर्फ उपभोक्ता था। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया खेती वगैरह का कार्य भी करने लग गया। तो आदि मानव जो है इस काल में क्या हो गया, आदि मानव, किस काल की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, नवपाषाण काल की बात कर रहा हूं। ठीक है, नवपाषाण काल की, ठीक है, नवपाषाण काल की बात कर रहा हूं। तो अनाज भंडारण हेतु जो है मृद भांड बनाए। अब आदि मानव जो है क्या हो गया, उत्पादक व उपभोक्ता, उत्पादक व उपभोक्ता दोनों हो गए। ठीक है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही हो गए, उत्पादन भी करने लग गया और अब उन वस्तुओं का क्या करने लग गया, ये उपभोग भी करने लग गया। ठीक है, अर्थात मानव एक तरह से अगर मैं बात करूं तो क्या कह सकते हो आप, खाद्य संग्राहक के रूप में हमारे सामने आया। किसके रूप में, खाद्य संग्राहक के रूप में हमारे सामने आया। एक चीज आप ध्यान रखना, जो है आपके अपने जो मध्य पाषाण काल पढ़ा था, वो मध्य पाषाण काल क्या है कि इतिहास का संक्रमणकालीन जो है चरण कहा जाता है। ये आप यहाँ लिख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है, मैं बीच में छोड़ दिया था, माफी चाहता हूँ, रह गया था भी। जो मध्य पाषाण काल है क्या, कि मध्य पाषाण
काल। हिंदी कम आवे भी थोड़ो सो शब्दांग उच्चारण या शब्द लिखेड़ा सही देख लियो। मध्य पाषाण काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? संक्रमण कालीन चरण कहा जाता है। चरण, ठीक है। संक्रमण कालीन क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, संक्रमण कालीन चरण कहा जाता है। अब एक चीज चावल जानो कि जिमेड़े के कदी चावल के बारे में थोड़ा और बता दूं मैं भी। अलग अलग जिया साक्ष्य वगैरह जी का चावल का, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सीधा ही, क्या? चावल, ठीक है। चावल के केस कोइन थे? धान के प्रमुख साक्ष्य, चावल या धान के जो प्रमुख साक्ष्य, ठीक है। ये भी तीन कई प्रकार का देखो। एक तो क्या है? प्राचीनतम साक्ष्य। किसा? प्राचीनतम साक्ष्य। भाई प्राचीनतम साक्ष्य घटू मिले। प्रथम साक्ष्य, प्राचीनतम को मतलब प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। और प्रथम साक्ष्य मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरो प्राचीनतम और प्रथम साक्ष्य दोनों में ध्यान रखियो। प्राचीनतम मतलब प्रागैतिहासिक और प्रथम मतलब आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। तीसरा जो है जले चावल। ये तीनों जो साक्ष्य है हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, और तीसरा जो है आपके जले चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? जो प्राचीनतम साक्ष्य तो हमें मिले हैं, एक क्षेत्र है जिसका नाम है कोल्डी हवा। क्या नाम है? कोल्डी हवा, ठीक है। कौन सी हवा? कोल्डी हवा। आज ये उपी गंद्र है, उत्तर प्रदेश में खटे, उत्तर प्रदेश में। और प्रथम साक्ष्य जी का मिले है वे मिले है लोथल खटे मिले है लोथल, और लोथल है गुजरात। लोथल घटे गुजरात। और जले हुए चावल के साक्ष्य हमारे पड़ोस में ही मिले है। हमारे पड़ोस में मतलब कालीबंगा, ज्यादा को नहीं, थोड़ी 25 किलोमीटर दूर है, अर्थात राजस्थान, ठीक है। प्राचीनतम साक्ष्य खटू मिले कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश हूं, प्रथम साक्ष्य लोथल गुजरात हूं, और जले चावल के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से। अब विद्यार्थियों एक चीज कुत्ते को और बता दूंगा, सागई इंपॉर्टेंट है कुत्ता, तो हेडिंग डाल लो सवान या कुत्ता का साक्ष्य है। बाकी पढ़ांगा जरूर, लेकिन फिर भी अपने अंक काला में आ जाए, अलग अलग काल पढ़े नहीं अंग में आ जाए। स्वान या फिर कुत्ते। बकरे का और बता दूं सागे सागे, ये इंपॉर्टेंट है के साक्ष्य, सारा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सारे। तो इनके जो साक्ष्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। वही बात आती है भी कौन कौन से? प्राचीनतम, ठीक है, और प्रथम, ठीक है, प्राचीनतम और प्रथम। अब अगर इन अंदर चर्चा करा अलग अलग है, तो प्राचीनतम जी का साक्ष्य है स्वान मतलब मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य। कुत्ते की बात करूं मैं एक बार, मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है, वो हमें प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। कहां से? बुर्जहोम से। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। और जी का प्रथम साक्ष्य मिला है, प्राचीनतम हो गया, प्रथम साक्ष्य जी का मिले है, मतलब प्रथम साक्ष्य मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के, वो आपको प्राप्त हुए कहां से? रोपड़। और रोपड़ जो है कहां है? पंजाब में है, ठीक है। रोपड़ कहां है? पंजाब में। तो ये प्राचीनतम और प्रथम हो गए मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य। अब बात करा कि मनुष्य के साथ किसके साथ? मनुष्य के साथ बकरे के दफनाए जाने के साक्ष्य। मनुष्य के साथ बकरे के दफनाए जाने के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मनुष्य के साथ बकरे के दफनाए जाने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं कहां से? नेड़ों में प्राप्त हुई है, हड़प्पा, खटे हड़प्पा। सारा की चर्चा करांगा आप, अलग अलग टेंशन ना लियो बस, ठीक है, टेंशन लेनी को नहीं है। नहीं अब उतारना चाहो तो इन छाप लियो के
चलो फिर आगे चला, टेंशन ना लियो, आज थाने गणकरो सो नेड़े ही ले जाऊंगा। अब मैं थाने एक बात बताई कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सका, अर्थात मैं थाने उदाहरण में के बतायो सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब आप के पढ़ अब आद्य ऐतिहासिक काल में के पढ़ांगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। पेज नंबर कितना हो गया रे, 3 ओ कितना नंबर हो गयो, 4। थाना पीडीएफ दूंगा इन वास्ते लिखूं, टेंशन आ लियो थे चंगा के। हाँ आ लियो जी। अभी सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, नाम है उसका, किसका, उसका जो हम पढ़ेंगे उसका क्या नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। पहली बात तो अठे आप चर्चा कर कभी जी की अब तक जी की संसार में सभ्यता हुई है बे कुण कुण सी है, और किसी किसी नदी के किनारे हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ी ले भाई, सिंधु नदी नाम ही आने लग रही है। ठीक है, क्या नाम आने लग रही है, सिंधु नाम ही आने लग रही है। लेकिन जी की सिंधु के अलावा जी की भारत के अंदर विश्व के अंदर जी की सभ्यता हुई है, आप बिंगी चर्चा करांगा। ठीक है, आप बिंगी चर्चा करांगे, चर्चा बिंगी करो तो फिर। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें आप कुछ यहां पर एक बात लिख लीजिए, यहां पर तो आप लिख लीजिए क्या, सभ्यता भी कौन कौन सी है और कौन कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। आप इस तरह से एक छोटा सा हाँ बॉक्स सो बना लियो। ठीक है, बॉक्स बना लियो के बस इतो बॉक्स सो बना लियो। अरबी अंदर एक साइड में लिख लियो सभ्यता, एक साइड में लिख दियो नदी कौन सी है। ठीक है, एक साइड में सभ्यता, एक साइड में नदी। तो विशेषतः तो अगर मैं बात करूं तो 4 ही सभ्यता है मुख्य मुख्य रूपों। कितनी सभ्यता है, 4। ये 8 लिख दिया आप क्रम संख्या। तो पहली जी की सभ्यता है, पहली सभ्यता, और इन पहली सभ्यता रो जी को नाम है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है जी, की मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसी नदी के किनारे ही, तो दज्जला किसी दज्जला व फरात नदी के किनारे, परात को नहीं है, नहीं कड़ी खड़े हो गए बजान लाग जो कौन सी नदी के किनारे, फरात नदी के किनारे ही। ठीक है, दज्जला व फरात। कई की बार अंग्रेजी नाम पूछ लिया तो इनका यूपेरेटस मना आप नहीं कोनी आवे, अंग्रेजी आवे कोनी। और फरात ने केड़ो है टिगेरस, क्या केड़ो है, टिगेरस। क्या कहा हुआ है, टिगेरस। तो ये जो है ये पहली सभ्यता हो गई कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दज्जला वह कौन सी नदी है, फरात नदी है। कौन सी, फरात। दूसरी जी की सभ्यता है, जी की वो नाम है मिस्र की सभ्यता। कौन सी, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता जी की है किसी नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है। तीसरी जी की सभ्यता है अपरली, कौन सी, भारत की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हो ना। कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। और चौथी जो सभ्यता है, कौन सी, चौथी वो है आप पर लो पड़ोसी करुणांगो जनक कुण, चीन की सभ्यता। ठीक है, और बिया जे कई दिन और चला तो सभ्यता बिया ही बन जावा। अब भी चीन की सभ्यता, हांग हो नदी के किनारे। क्या नाम है, हांग हो नदी। अंग नाम ही सही है, हांग हो नदी। इन पीली नदी की संज्ञा भी दे, मैं वर्ल्ड जियोग्राफी में था बतायो, पीली नदी की संज्ञा भी दी जाती है इसको। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता आ गई, दूसरी है मिस्र की, भारत की, और तीसरी चौथी कौन सी है, चीन की सभ्यता। तो भाई सारों विकसित सभ्यता रही है अपनी कौन सी, भारत की। वो इकबाल लिखी एक पंक्ति लिखी मेरे थोड़ी सी याद आवे कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
तो इस तरह से जो है ये जो प्रमुख सभ्यताएं हैं, जिसमें सबसे पहली कौन सी है, भारत। अपने जो चर्चा करेंगे भारत की सभ्यता नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करनू पहला आप देखाएंगे लिपि। लिपि किसी है, लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। आप हेडिंग डाल लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। अब लिपि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की वो कैसी है, भाव चित्रात्मक है। मतलब भाव चित्रात्मक मतलब चित्र सा बना दिया, या बांका टेढ़ा सा यहाँ सी करके, यहाँ सी करके, यहाँ सी करके चित्र सा बना दिया। ए देखो ते सोना लगा नहीं, फूट रहा है नहीं, हाँ एक और बना दूं, फूट रो बना दूं फिर, ओए होए लगा नहीं, ओ देख। तो ये जो है इस प्रकार के चित्र डायग्राम से बना दिए, ठीक है। और इन चित्रों के द्वारा आपने क्या कर दिया, इन्होंने भावों को प्रस्तुत कर दिया। टेढ़ा मेढ़ा, बांका टेढ़ा, यहाँ दौड़ी और काली और पीली और पप्पुड़ा की मार, पप्पुड़ा की बाबू, सारा ही बना दिया। तो ये जो है किस प्रकार की लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। लिखी जानती देखो किया ये देखो थे स्टाइल लिखी जानती हैं, ये देखो ऐसे लिखी जाती थी, ठीक है। बी अर्थात इस लिपि की जो है, ये जो लिपि है, इस लिपि की जो प्रथम लाइन है, एक चीज ध्यान रखना, इस लिपि की पहली लाइन जो है, कौन सी लिपि की, सिंधु लिपि की जो पहली लाइन है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। कैसे, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। पहली जो लाइन है वो कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ओर। लेकिन जी की दूसरी लाइन है, देखो अठू चालू होगी, दूसरी जो दूसरी लाइन है, इस लिपि की जो दूसरी लाइन है वो कैसे लिखी जाती थी, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। कैसे, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। पहली लाइन तो कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, और दूसरी लाइन बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। कौन सी लिपि की विशेषता बता रहा हूं मैं आपको, सिंधु लिपि की, ठीक है। अब इस सिंधु लिपि के जो हैं अन्य नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। इस सिंधु लिपि के अन्य नाम कौन कौन से हैं, भी अन्य जो है किस किस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। सिंधु लिपि के अन्य नाम, तो सिंधु लिपि के जो अन्य नाम हैं, पहलो तो नाम है इनका सर्पिलाकार लिपि। सर्पिलाकार, लागण कौन लाग रही, जनिया लागे कौन नहीं, जंपल डोट शौचालय। सर्पिलाकार लिपि किस प्रकार की लिपि, इसको क्या कहा गया है, सर्पिलाकार लिपि, ठीक है। इसे गौमूत्र लिपि भी कहा गया है। क्या कहा गया है, गौमूत्र लिपि भी कहा गया है। इसे आप क्या कह सकते हो, बुस्टोफेदन कह सकते हो ना, बुस्टोफेदन या बुस्टोफिदन लिपि, बुस्टोफिदन लिपि, ये इस लिपि को कहा गया है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो लिपि है, इस लिपि के ये क्या हो गए, अन्य नाम। अब इस लिपि को, अब बात आती है कि इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था। तो इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास, इस लिपि को सर्वप्रथम जो पढ़ने का प्रयास किया था वो किया था वेडेन किसने, वेडेन महोदय ने, ठीक है। इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था, वेडेन महोदय ने किया था। और ठीक है, और इस लिपि को पढ़ने का प्रयास जो सर्वप्रथम या प्रथम भारतीय कौन थे, इस लिपि को पढ़ने का प्रयास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इस लिपि को पढ़ने का प्रयास करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिसका नाम था नटवर झा। क्या नाम था, नटवर झा। वैसे कौन है इस लिपि को पढ़ने का प्रयास करने वाले, वेडेन महोदय। और प्रथम भारतीय पूछे तो लिपि का पढ़ने का प्रयास करने वाले तो वो कौन से थे, नटवर झा। पंडित जी तो है ही कोनी, पंडित जी तो है ही कोनी। तो ये जो है, ये आप अगर बढ़ाना चाहो, लिखना चाहो तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये जो लिपि है, इस लिपि के, कौन सी लिपि के, इस सिंधु लिपि के, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ।
इस लिपि के कुल कितने 64 मूल चिन्ह मिले हैं। क्या मिले हैं? 64 मूल चिन्ह मिले हैं, जबकि 64 मूल चिन्ह मिले हैं, जबकि 250 से 400 तक 250 से 400 तक चित्राक्षर बने हुए हैं। ठीक है, चित्राक्षर बने हुए हैं, मतलब चित्र बने हुए हैं, चित्राक्षर बने हुए हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। मूल चिन्ह कितनी है भाई? अधिकतर जो आकृति वो मछली जैसी आकृति है। अधिकतर आकृति कैसी है? मछली जैसी आकृति है। ठीक है, इस लिपि के कुल 64 मूल चिन्ह मिले हैं, जबकि 250 से 400 तक क्या बने हुए हैं? चित्राक्षर बने हुए हैं। ठीक है, और जो सर्वाधिक चित्राक्षर है, क्या है? सर्वाधिक जो चित्राक्षर हैं वो आपके उल्टे यू के आकार के हैं। उल्टे यू के आकार के हैं, ध्यान रखना। सर्वाधिक जो चित्राक्षर है, मछली की आकृति भी है, आकृतियां पूछे तो मछली की है। ठीक है, उल्टे यू के आकार के हैं, और इस लिपि के यू के आकार के हैं। बस इतना ही ध्यान रखना, आकार के। ठीक है, इस लिपि के जो साक्ष्य हैं, इस लिपि के जो साक्ष्य हैं, इस लिपि के जो साक्ष्य हैं वो हमें हड़प्पा के कब्रिस्तान से मिलते हैं। किसके? हड़प्पा के कब्रिस्तान। ठीक है, और कब्रिस्तान एच से, हड़प्पा के किस कब्रिस्तान से? एच से। मोहनजोदड़ो से तो मिला ही नहीं है, कब्रिस्तान से मिलते हैं। ठीक है, एच कब्रिस्तान से मिलते हैं, या फिर हमें क्या है? मिले हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना आप थोड़ी सी। अब इसके बाद में हम बात करें कि क्या हुआ कि एक दो बातें और बता देता हूं मैं आपको कि सर्वप्रथम 1826 ईस्वी की बात है। कब की? 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मैनसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैनसन। इसने क्या किया कि 1826 में चार्ल्स मैनसन ने भारत का या भारत में एक प्राचीनतम नगर की खोज की थी। प्राचीनतम नगर हड़प्पा होने, खोज तो नहीं की, हड़प्पा होने की सिर्फ बात ही बताई है, होने की बात की थी। लेकिन ये चीज जो है प्रकाशित कब हुई थी? तो ध्यान रखना, 1842 में प्रकाशित एक लेख के द्वारा। 42 में प्रकाशित एक लेख। लोगन कद पतो चालियो तो 1842 में ठा चालियो, बेरो चालियो, पतो चालियो, मालूम चालियो। ठीक है नी, 1842 के अंदर। अब इसके बाद में जो है एक व्यक्ति ने और भी इसके बारे में बताया। कब बताया था? लगभग 1834 ईस्वी में। कब? बर्नेस नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम है? बर्नेस ने किसी नदी के किनारे, नाम नहीं बताया, इसने सीधा ही कहा कि किसी नदी के किनारे ध्वस्त किला है कोई। क्या? किसी नदी के किनारे, बर्नेस ने क्या कहा कि किसी नदी के किनारे कोई ध्वस्त किला है। भाई बर्नेस ने किसी नदी के किनारे ध्वस्त किले की बात कही थी। ठीक है, तो ये चीज भी आप इसके अंदर ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि जो इसका जो सर्वप्रथम सर्वेक्षण है वो लगभग 1851 व 1853 के आसपास किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है किया था। तो मान लो हे ओ लो हड़प्पा के नाम है इनको, हड़प्पा। हड़प्पा का टीला, पूरा नाम हड़प्पा का टीला। इस हड़प्पा का जो टीला है, इस हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम सर्वेक्षण, ठीक है, हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम सर्वेक्षण जो है 1851 व 1853 ईस्वी में। कब? 1851 व 1853 ईस्वी में इस हड़प्पा के टीले का जो सर्वेक्षण है वो किसने किया था?
अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कब? 1851 से 53 के मध्य हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण इसने किया था। ठीक है, और एक चीज ये भी ध्यान रखना भी 1856 में, कब है? 1856 में पहली बार कनिंघम ने हड़प्पा का मानचित्र भी तैयार किया था। क्या किया था? हड़प्पा का मानचित्र भी तैयार किया था। ठीक है, हड़प्पा का मानचित्र भी तैयार किया था। यह चीज भी आप इसमें ध्यान रखना। अब इंगे बाद में क्यों हो कि धीरे धीरे जिया टाइम बीततो गयो, टाइम तो क्यों वही टाइम की बात है कि एक क्षेत्र हो जिका को नाम हो लाहौर, और लाहौर ले गए कराची, के नाम हो कराची। ठीक है, लाहौर ले गए करताई कराची। तो बात कद की है? 1856 की है। तो लाहौर से कराची तक जो है इस तरह से क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे लाइन। तो इस तरह से जो है रेलवे लाइन की पटरियां बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची तक। तो ये बीच में जिका यहाँ आंगा बीच में जिका स्पोर्ट लागे नहीं, जिका डंडिया सा लागे ने स्पोर्ट करने वास्ते लाइन आंगा बीच में, बे खत्म हो गया। तो मजदूर लोग केकरिया का जागे रही बस इन्हें भी ना लाग गया घूमने और जागे रखे मजदूरा केकरियो के हड़प्पा के टिल्ले पर जागे बैठ गया। ये बस कुछ बाद लेंता लेंता रखे माड़ मोड़ो यहाँ माटी सी पटता गया और पटता गया और पटता गया और पटता गया। अब पटता गया तो अटके निकली ईंटियां। अब भाई औजार तो सारा हाई बांकन मौजूद, तो इनकी खुदाई एक तरह की कबाब मजदूरा प्रारंभ कर दी। और लाहौर से कराची तक जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है, वो बर्टन बंधुओं के द्वारा। कौन कौन से? कब की बात है ये? सन 1856 ईस्वी की। कब की? 1856 ईस्वी की। बर्टन बंधु कौन कौन से थे? बर्टन बंधु लाहौर से कराची तक जो रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, ठीक है, कौन कौन थे? जॉन बर्टन और दूसरे कौन थे? विलियम बर्टन। ठीक है, और जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। अब भाई मजदूरा जी हैं, मान लो कि आगे जॉन बर्टन विलियम बर्टन ने क्यों का गठ है, तो कोई ना कोई तो अड़बाद है, कोई ना कोई रोड़ो है। तो बताओ है कि जॉन बर्टन और विलियम बर्टन क्यों का चलो इनकी खुदाई प्रारंभ करो। तो पहली बार जो है बर्टन के आदेशों से, इन दोनों बर्टन बंधुओं के आदेशों से, ठीक है, 1856 में जॉन बर्टन व विलियम बर्टन बंधुओं के आदेशों से इस हड़प्पा से, कहां से? हड़प्पा से कुछ ईंटें निकाली गई। क्या निकाली गई? ईंटें निकाली गई। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, इन दोनों के आदेशों से इस हड़प्पा के टीले से कुछ ईंटें निकाली गई। ठीक है, तो अब ये चीज ध्यान रखना कि ये 1856 की बात है। तो इस समय कब? 1856 ईस्वी के अंदर, 1856 की बात कर रहा हूं। तो 1856 ईस्वी के अंदर, इस समय जब ये खुदाई हो रही थी, तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल, कहाँ के? भारत के जो गवर्नर जनरल है वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। और ये जो लॉर्ड डलहौजी है, इनको और क्या कहा जाता है? रेलवे का क्या कहा जाता है भारत में? इनको जनक कहा जाता है। रेलवे का क्या कहा जाता है भारत में? जनक। भी आपको मैंने राजस्थान जियोग्राफी में बताया था कि भारत में पहली बार जो रेल है, कब? पहली बार जो रेल है वो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने तक चली थी। मैंने आपको राजस्थान जियोग्राफी में आपको बताया था। ठीक है, अब इसके बाद में जो है 1861, वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है 1861। इसके अंदर क्या हुआ था कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। 1861 में किसकी स्थापना? भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी।
भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या की गई थी? स्थापना। ध्यान रखना, भारतीय पुरातत्व विभाग ही बता रहा हूं मैं, इतना ही ध्यान रखना है आपको। इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इनको क्या कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अब जिको अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये भाई साहब 1861 में, कब है? 81 में, 61 के में तो इसने स्थापना कर दी। 1881 में एक बार पुनः जो है अलेक्जेंडर कनिंघम 1881 में एक बार पुनः हड़प्पा के टीले पर गए थे। किसके? हड़प्पा के टीले पर गए और वहां कुछ मोहरें प्राप्त हुई थी इनको। ठीक है, वहां से क्या प्राप्त हुई? कुछ मोहरें प्राप्त हुई थी इनको। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। अब इसके बाद में जो है लगभग 1899 से लेकर 1905 तक भारत के जो वायसराय थे, ठीक है, 1905 के दौरान भारत के जो वायसराय थे या भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और इन्हीं लॉर्ड कर्जन ने ही 1904 ईस्वी में, कब? लॉर्ड कर्जन ने ही 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। किसकी? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। देखो यही है बात, तो यही आती है। अगर सीधा पूछे भारतीय पुरातत्व विभाग तो 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम, 1904 भारतीय पुरातत्व, नाम देखो थोड़ा बदल दिया गया, सर्वेक्षण विभाग कर दिया गया, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और इसके अंदर जो आदेश पारित हुए थे सर्वेक्षण विभाग में वो क्या हुए थे कि भारत में जो भी प्राचीन इमारतें हैं, क्या? भारत में जो भी प्राचीन क्या है? इमारतें हैं, या फिर जो भी क्या है भारत में नगर हैं, उन नगरों का क्या किया जाए? एक तो संरक्षण किया जाए, प्लस उनका क्या किया जाए? सर्वेक्षण किया जाए। ठीक है, प्राचीन इमारतों और नगरों का संरक्षण और क्या किया जाए? सर्वेक्षण किया जाए। और उस समय इस भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जो निदेशक बनाया गया था, वो निदेशक किसे बनाया गया था? तो जॉन मार्शल को बनाया गया था। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक किसको बनाया गया था, या भारत कौन आए थे इसके निदेशक के रूप में? तो जॉन मार्शल को बनाया गया था। और इन्होंने जो है 5 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई थी, जिसमें कौन कौन है? पहले तो है राय बहादुर दयाराम साहनी थे इनकी कमेटी के अंदर। दूसरे कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। और तीसरे कौन थे? अर्नेस्ट मैके। ठीक है, चौथे कौन थे? माधव स्वरूप वत्स। और जो 5वें हैं वो थे मार्टिन व्हीलर। ठीक है, मार्टिन व्हीलर ये जो है ये और ये जो 5 व्यक्ति थे, राय बहादुर दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, अर्नेस्ट मैके, माधव स्वरूप वर्ष और जो है मार्टिन व्हीलर, इनको क्या दिया गया कि अलग अलग जो भी नगर है उन नगरों या अलग अलग जो भी सभ्यता है उन सभ्यताओं का पता लगाने का क्या दिया गया? आदेश दिया गया। तो इनको अब क्या दे दिया है? आदेश दे दिया है। अब हम भी अपनी क्लास को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। अब ये आदेश दिया गया, धीरे धीरे क्या करेंगे? अब ये धीरे धीरे सर्वेक्षण करेंगे, धीरे धीरे पता लगाएंगे। अब पता लगाएंगे, पता लगेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम पढ़ेंगे जब इनका सभ्यताओं का क्या लग जाएगा? पता लग जाएगा, तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी पढ़ेंगे हम इन सभ्यताओं के पता लगने के बाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।
और आपके इसके नोट्स जो हैं हमारे, वैसे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है टारगेट आरईएस उसमें मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर जो भी मैंने इस पर लिखाया है वो नोट्स आप इसमें जो है डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, सभ्यताओं का पता लगने के बाद हम मिलेंगे।